हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम युवराज एंड यू आर वाचिंग मोटोरेड यूजी। आज है मेरे पास XUV 700 AX7L टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पेट्रोल ऑटोमेटिक, जो कि आती है 197 bhp के पावर के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इसके ओनर से, जो कि है अखिल जी। और उन्होंने जो है BH नंबर प्लेट की गाड़ी ली है, क्योंकि एक PSU एम्प्लॉयज़ है तो इनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस वजह से इनको रजिस्ट्रेशन में भी थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आया होगा। तो सबसे पहले उसी से बात करते हैं कि गाड़ी कितने की पड़ी आपको, मतलब आपने ये गाड़ी ली है और ये 30 लाख के तो अंदर आई होगी, बट ऑन रोड आपको कितना पड़ा है आगरा में? ऑन रोड सर मुझे ये 26.5 की पड़ी। ठीक है। और जो आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रहता है उससे क्या फ़र्क अभी ये देखने को मिलता है? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में सर ये रहता है कि अगर मैं इसको नॉर्मल करा था तो फिर मुझे इसका RTO टैक्स अराउंड 2 लाख देना पड़ता, लेकिन अब जैसे मैंने BH नंबर के लिए अप्लाई किया था तो मुझे अराउंड 26,000 देना पड़ा। अच्छा, क्योंकि मुझे हर 2 साल में उसको पे करना है और नॉर्मली जैसे दिस इज़ पेट्रोल वेरिएंट तो इसकी जो लाइफ है 15 ईयर्स रहती है, लेकिन अब जैसे मैं BH नंबर के लिए अप्लाई किया है तो वो 16 ईयर्स तक रहेगा। अच्छा, तो एक साल में तो मुझे हर 2 साल में अराउंड 26,000 के आसपास RTO में डिपॉजिट करना होगा और मैं मतलब इंडिया अक्रॉस इंडिया कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मुझे अगेन एंड अगेन RTO में RC ट्रांसफ़र करने का इशू नहीं रहेगा। तो कुछ चीज़ें हमने देखी होती हैं, जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको बार बार जब कहीं और ट्रांसफर मिलता है तो वो चीज़ के लिए ना वो बार बार जाते हैं RTO। वो चक्कर नहीं होगा BH नंबर प्लेट के साथ। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि XUV, तो आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। XUV जो है आप क्यों चूज़ करें? क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कार्स आती है, सफारी आती है, हाई क्रॉस आती है, और मुझे ऐसा लगता है हाई क्रॉस में कंफर्ट भी ज़्यादा है 7 सीटर के हिसाब से। तो यही क्यों? एक्चुअली सर मैंने जब स्टार्टिंग में व्हीकल लेने का सोचा था, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी 7 सीटर के लिए थी। फिर उसमें काफ़ी मैंने व्हीकल देखे, जैसे आपने बताया हाई क्रॉस है, टाटा हैरियर है, फिर ये 700 है। फिर मैंने इनका एक कंपैरिजन किया तो मुझे पर्सनली इन जो 700 का रोड प्रेजेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि इसका आप हेडलाइट देख सकते हैं, इसका काफ़ी रॉयल लुक आता है। प्लस इसमें जो फीचर्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, 360 डिग्री कैमरा है, ADAS लेवल 2 है, और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, वेलकम सीट है। तो वो सारे फीचर्स प्लस अब जैसे महिंद्रा है तो मैंने उसको ड्राइव भी किया, टेस्ट ड्राइव भी ली थी। तो जो रोड पे स्टेबिलिटी, कंफर्ट जो मुझे फील हुआ, तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि मुझे 700 लेनी है। और जैसे कि आप फिर बता रहे हो डीजल के लिए 10 साल वाला है, तो कहीं वो भी एक रीज़न रहा होगा आपके लिए कि आपने डीजल नहीं? फिर मैंने ये थॉट आया कि डीजल लेना चाहिए या पेट्रोल लेना चाहिए। तो अब जैसे कि मेरी जॉब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, तो अब जैसे दिल्ली का आपको भी पता है कि जो डीजल है वो ओनली 10 ईयर तक ही वैलिड है। तो ये सोच के मैंने पेट्रोल इंजन लिया। प्लस मुझे जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मेरे अकॉर्डिंग पेट्रोल इंजन में वो थोड़ा साइलेंट है कंपेरेटिव टू डीजल इंजन। हाँ, रिफाइनमेंट ज़्यादा होता है। और दूसरा कि आफ्टर 4-5 ईयर जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है डीजल इंजन में, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा आता है पेट्रोल से। ठीक है। और प्लस उसमें ये भी है कि अब जैसे न्यू जो अब व्हीकल आ रहे हैं डीजल इंजन में, तो उसमें हमको एडिशनल यूरिया भी उसमें डलवाना रहता है। तो फिर मैंने थोड़ा मुझे हेक्टिक लगा, इसलिए मैं पेट्रोल वेरिएंट में ही गया था। तो ये कुछ इनसाइट्स हैं जो सिर्फ वकील जी बता पा रहे हैं मेरे को, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नहीं है। तो अब बात करते हैं कि स्कॉर्पियो N जो इसकी सिबलिंग है, और मुझे जहाँ की लगता है कि अगर रोड पे देखोगे तो ज़्यादा बुलिश और ज़्यादा खतरनाक वो लगती है, तो फिर वो क्यों चूज़ नहीं किया आपने? क्योंकि उसका थोड़ा टॉलवर डिज़ाइन है, उसमें वो आप कर सकते हो आप। वो थोड़ा वो व्हीकल जस्ट लाइक एक माफिया व्हीकल है। हाँ, लेकिन उसको बिग डैडी भी बोला जाता है। लेकिन मुझे अब जैसे ये जो व्हीकल है, इससे मुझे एक रॉयल फीलिंग मिलती है। वो अब जैसे कि वो थोड़ा हम रफली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे जो लुक रॉयल आता है वो थोड़ा मुझे उसमें मिसिंग लगता है। जैसे कि मेरी जो जॉब प्रोफाइल है तो वो ऑफिसर प्रोफाइल है, तो मुझे अपने लिए पर्सनली 700 ही बेस्ट लगी थी। और प्लस इसकी जो बॉडी शेप है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है, तो वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो N से। ठीक है। बाकी जो आप बता रहे हो कि 7 सीटर आपका एक पहला प्रेफरेंस था, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं, जो मार्केट रिव्यू है, वो यही कहते हैं कि 7 सीटर में तो खैर सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो हाई क्रॉस है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं गाड़ी को चलाओगे भी, और ज़्यादातर गाड़ी पे मतलब पीछे नहीं बैठोगे शॉफर के साथ, तो मे बी शायद इस वजह से आपने चूज़ करी हो गाड़ी। हाँ, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि लाइक मेरी हाइट 6'2" है और ऑलमोस्ट मैं ही इस व्हीकल को ड्राइव करूँगा, तो मुझे पीछे का इतना इशू है नहीं। क्योंकि मैंने अपना मतलब फैमिली मेम्बर्स को कंसीडर करते हुए मैंने सोचा कि सच में किया आपने उनको कंसिडर कि वो उनको बैठा के मतलब आपने? हाँ, मैंने देखा था तो वो मेरे को कुछ ऐसा मतलब अनईजीनेस फील नहीं हुई मुझे, तो इसलिए मैंने इसको ही चूज़ कर लिया। ठीक है।
और बाकी मेरे को एक बात और बता रहे थे अखिल जी ऑफ कैमरा कि जो आजकल कार्स आ रही हैं जैसे मतलब सफारी में काम हुआ है, पीछे वो DRL पूरी आ रखी है मतलब खतरनाक वाली, एकदम करेक्टेड वाली, तो वो इनको पसंद नहीं है क्योंकि ये कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो फोक्सवैगन में आते हैं और जो स्कोडा अभी भी प्रेफर कर रहा है। महिंद्रा के दिमाग में भी यही बातें हैं कि अभी हम इस डिज़ाइन को थोड़ा बहुत लगा के चलते हैं क्योंकि ये आई तो गाड़ी 3 साल पहले थी, बट ये अभी भी जैसे अखिल जी बोल रहे हैं काफ़ी मॉडर्न लगती है। तो कुछ बातें जो है इन्होंने वो बताई है। बाकी माइलेज के बारे में क्या आपका ख्याल है? माइलेज का तो सर ऐसा है, अभी तो मैंने उसको अराउंड 200-300 किलोमीटर ही चलाया है, तो उसका माइलेज अभी एट प्रेजेंट तो 6.5 ही आ रहा है। तो सिटी में तो ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा और हाईवे पे जा सकते हैं तो मैक्सिमम शायद 10 तक जा सकता है। लेकिन मेरे को पर्सनली एवरेज का कोई इशू नहीं है क्योंकि मेरी रनिंग इतनी नहीं है। अच्छा रनिंग है तो मुझे एवरेज का इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगा, तो इसलिए मैंने पेट्रोल वेरिएंट ही चूज़ किया था। अगर मैं डीजल चूज़ करता तो कंपेरेटिवली इससे एवरेज ज़्यादा ही मिलता है। बट अब कुछ चीज़ें जो उन्होंने बता दी। अब जो बात आती है महिंद्रा की, कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं कि अभी भी महिंद्रा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए। बट क्या आपका एक्सपीरियंस रहा था महिंद्रा के साथ? आपने बाकी ब्रांड्स में भी जब आप शोरूम गए होगे तो उनका भी कुछ सेल्स एक्सपीरियंस रहा होगा, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या है क्या नहीं है, फिर उसके कंपेरिजन में महिंद्रा आपको कैसी लगी? मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में? मुझे महिंद्रा में जब मैंने सेल्स डीलर से बात करी तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मतलब वो काफ़ी मुझे प्रॉम्प्ट लगे थे, उन्होंने हर चीज़ में हर मेरे जो स्मॉल डाउट में पूछता था, क्योंकि मैंने जब व्हीकल बाय कर रहा था तो कोई भी न्यू व्हीकल जब बाय करता है तो एक बहुत काफ़ी स्मॉल क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन उन्होंने आंसर किए थे। और इसके डिलीवरी से लेके बुकिंग, फाइनल डिलीवरी जो हुई थी, फिर जो भी सारे प्रोसीजर्स होते हैं BS नंबर को लेके, तो वो सब स्मूथली हो गया था, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है, तो गाइज ये सारी बातें हैं जो मेरे को पता चली, ठीक है, अखिल जी ने बताई, जो एक ओनर ही बता सकता है। जब आप ये जाते हो ना गाड़ी लेने के लिए, आपके मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि कितनी बड़ी गाड़ी मेरे को लेनी है, क्या मेरी प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से कितने मार्केट में ऑप्शंस है, वो सब कंसिडर करने के बाद अखिल जी को जो है वो ये पसंद आई है। और मैं एक चीज़ ये पूछूंगा कि जब आप इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चलाते हो तो आपको कहीं ना कहीं लैग फील होता है कि मतलब हल्का सा गियर शिफ्ट में लैग है, या फिर पूरा एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है गाड़ी में? मैंने इस व्हीकल को जितना चलाया है तो मेरे को ये फील ही नहीं होता कि मैं 7 सीटर चला रहा हूँ। इतना इसका स्मूथ ट्रांजिशन होता है गियर शिफ्टिंग में, अंदर से हमको फील ही नहीं होता कि इसमें गियर कब चेंज हो रहा है कब। इवन मैंने जब इसको 80 पे भी ड्राइव किया कभी, जैसे जो ट्रैफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 80 पे मुझे भी फील नहीं हो कि गाड़ी कुछ फास्ट चल रही है सिटी में। तो इसका जो 80 वर्जन है मुझे बहुत स्मूथ लगा, मैं उससे मतलब सेटिस्फाई किया, मुझे मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत वंडरफुल लगा मेरा, बहुत। तो आपको बिना स्पोर्ट्स मोड के स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आती है? पूरी स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आ रही थी। बट इसका मैंने एक चीज़ ये और सुनी है महिंद्रा में, इसमें पर्टिकुलरली इस वाली गाड़ी में ये और बोलते हैं कि ये गाड़ी हमेशा चाहती है कि आप इसको दौड़ाओ, सिटी में भी दौड़ाओ, तो वो आपने ये चीज़ मैंने फील करी है। अब जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो इसको चलाते फील आता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, थोड़ा इसको रेस ड्राइविंग करें, आगे तक लेके जाएं, तो इसमें वो फील मुझे आती है। तो गाइस कुछ बातें की मैंने आज अखिल जी के साथ, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी अगर प्रेफरेंस ये है कि आप गाड़ी चलाओगे, आपकी फैमिली में भी 7 लोग हैं और आपको ज़्यादातर पीछे ही बैठना है, तो आप इस गाड़ी की तरफ जाओ। प्लस एक बहुत अच्छा इंसाइट ये बताया कि ऑटोमेटिक में कोई लैग फील नहीं होता, एग्रेसिव इसका बिहेवियर है, प्लस माइलेज इनका कोई कंसर्न नहीं है। तो ये सारी बातें जो है अखिल जी ने आज हमें बताई है, तो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखो। और मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने आज, क्योंकि हम डिटेलिंग टाइगर्स में खड़े हैं, तो आपने इसमें क्या क्या काम करवाया? मतलब आपको क्या लगा था कि मैं यहाँ आऊँ आपको कुछ काम कराऊँ, मतलब क्या? मैंने जब सर ये व्हीकल लिया था तो सबसे पहले मेरा कंसर्न था, जैसे वाइट कलर है तो मेरा मेन कंसर्न ये था कि मोस्टली जो वाइट कलर के व्हीकल होते हैं उनमें येलोइशनेस आ जाती है, और दूसरा आप जैसे ड्राइव करते हैं तो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा था कि इस पर PPF कराना है। फिर जब मैं PPF के लिए मैंने सोचा कि कहाँ कराना है, तो फिर मैंने डिटेलिंग टाइगर को प्रेफर किया था। तो यहाँ पर मैंने गरवारे प्रीमियम का PPF कराया था जिसकी वारंटी अराउंड 8 ईयर्स है, और भी यहाँ पर मुझे PPF दिखे थे, तो लेकिन इसकी थिकनेस जो है वो अराउंड 210 प्लस है, तो इसलिए मैंने इसको ही प्रेफर किया था। और रिसेंटली एक बार ड्राइव करते टाइम हल्का सा एक स्क्रैच भी आया था, तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि हाउ दिस PPF इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई भी व्हीकल आप लेते हैं तो PPF आप ज़रूर से ज़रूर कराएं। और अगर आप आगरा में हैं तो आप डिटेलिंग टाइगर में भी आ सकते हैं यहाँ पर PPF कराने के लिए, यहाँ पे आपको बेस्ट सर्विस दी जाएगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एक एक्सपीरियंस मेरा ये भी था कि जैसे मैंने अपनी कार में खुद सिरेमिक कलर ग्रिफिंग करा रखी है,
पर उसमें भी जो है काफ़ी डैमेजेस आ जाते हैं। तो पीपीएफ का मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत ऐसी सस्ती तो नहीं होती, वो काफ़ी आपको पड़ती है। यहाँ पे जो चार्ज आपको पड़ा हुआ अराउंड 110, वो 110 प्लस जीएसटी पड़ा था। तो सस्ती तो नहीं होती है, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कार के लिए। छोटी मोटी चीज़ें हैं, मेरे जैसे कार के बोनट पे स्टोन चिपिंग्स आ रखे हैं, बहुत सारे स्क्रैचेस 25 जगह पे आ रखे हैं, वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो एक पीपीएफ के साथ। तो एक चीज़ जो है वो आप वो भी दिमाग में रखो कि पीपीएफ एक गिमिक नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल चीज़ है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके पास पैसे भी हैं उसको अफोर्ड करने के। उसमें क्या है, अगर आप पीपीएफ कराएंगे स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इतना कॉस्टली है, क्यों कराना है। हाँ, लेकिन जब आप इसको कराने के बाद जो आपको एक रिलैक्सेशन फील होता है कि हम गाड़ी फ्रीली चला सकते हैं, माइनर स्क्रैचेस वगैरह सब ये इजीली इस पे सब कवर हो जाता है, तब आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो आपको हो सकता है सिरेमिक में ना मिल पाए। तो पीपीएफ में आपको एक रिलैक्स रहेंगे कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्क्रैच आएगा, तो ये पीपीएफ सब बॉदर कर लेता है। और ये चीज़ें काफ़ी दिमाग में आती है। मतलब पहले 1 साल के लिए गाड़ी जब मैं चला रहा था, तब भी मेरे को बहुत बड़ा कंसर्न एक ये था कि यार गाड़ी इधर से लग गई, उधर से लग गई, अब क्या होगा। बट अब तो खैर मैं बेशरम हो चुका हूँ। बट ये चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि दिमाग में आती है, तो वो चीज़ काफ़ी अलग हो जाती है कि हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ये सारी बातें थी आज अखिल जी ने हमें बताई अपने XUV AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। थोड़ा टाइम दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई पीपीएफ करानी हो, कोई भी काम कराना हो गाड़ी के डिटेलिंग से रिलेटेड, तो आप आ सकते हो डिटेलिंग टाइगर्स पे। मैं हूँ युवराज, आप देख रहे हो मोटरहेड यूजी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।